गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेनरी लो को एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। देखो, अगर वेपर प्रेशर माने हम तो वेपर प्रेशर किसी भी वेपर या गैस के थ्रू लगने वाला प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। अगर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन आप देखो, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर ध्यान रखना हमेशा वॉलेटाइल सब्सटेंस ही एक्सर्ट करते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जो वेपोराइज हो सकते हैं। तो अगर आप लिक्विड स्टेट की सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो वेपर प्रेशर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देखने के बाद आप देखोगे उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अगर आप देखो तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को? देखो, जितना ज़्यादा आप किसी सोल्यूशन को टेम्परेचर दोगे तो उसमें प्रेजेंट जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसकी वेपर्स बनेंगी और उसका वेपर प्रेशर उतना ही हायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड अगर आप देखो, when intermolecular force of attraction is weak then vapor pressure exerted by liquid will be हायर। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है किसी लिक्विड में, ठीक है, तो जैसे ही आप उसे हीट देते हो, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा और तेजी से वेपोराइज होगा वो, और उसका वेपर प्रेशर हायर एक्सर्ट होगा। जैसे कि यहाँ एथेनॉल का एग्जांपल लिया है। आप कोई सभी अल्कोहल देखो इस तरह से, ठीक है, ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, आप यहाँ पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अगर लेकर आते हो इस तरह से, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हम अगर इसको वेपोराइज करते हैं तो ये देरी से वेपोराइज होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करते हैं। इथेनॉल का एग्जांपल यहाँ लिया। इथेनॉल मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देन विच लीड लोअर वेपर प्रेशर। क्यों होता है वो यहाँ पर रीजन हमें समझ में आता है। और यहाँ इन्होंने ईथर का एग्जाम्पल भी दिया है। ईथर में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो उसको अगर आप वेपोराइज करोगे तो तेजी से वेपोराइज होगा। ठीक है, और वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फिर हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, यानी जितनी तेजी से, जितने कम टेम्परेचर पर पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हायर होगा। और अगर वेपर प्रेशर आप बॉइलिंग पॉइंट हायर ले लो, बहुत देर बाद जाकर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होता है तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि वेपर्स देरी से बनेंगी। फिर बात करते हैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड की। तो प्योर लिक्विड हैज़ ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर। ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी लिक्विड प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर हायर होगा उसकी सॉल्यूशन स्टेट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि प्योर लिक्विड में मोर सरफेस अवेलेबल होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की टू वेपोराइज। ओके, मॉलिक्यूल तेजी से वेपोराइज होते हैं। इन फैक्टर्स को समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट हमारा लॉ है रॉल्स लॉ, जो कि वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, रॉल्स लॉ एक्चुअल में कहता क्या है उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। एक्चुअल डेफिनेशन अगर यहाँ देखें, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कहता है रॉल्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट जो वेपोराइज हो सकते हैं, जिनकी भाप बन सकती है, जिनकी वेपर बन सकती है, वो कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन में, तो उन सब कंपोनेंट्स का अगर आप वेपर प्रेशर देखोगे, ठीक है, अलग अलग, तो उन्हें पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। और वो वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उस पर्टिकुलर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में। ओके, क्या एक्सप्लेन करता है रॉल्स लॉ? एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर हम दो केस लेकर चलेंगे, उन केस के थ्रू हम रॉल्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला केस यहाँ हम देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच हैज़ वॉलेटाइल सॉल्यूट ए एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट बी। आपको ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना है जिसमें कि एक तो सॉलिड प्रेजेंट है वो भी वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट प्रेजेंट है बी वो भी वॉलेटाइल है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट देखा, ठीक है, प्योर लिक्विड ए था हमारे पास। ठीक है, अब वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये ए है, ठीक है, इसकी जो वेपर्स होंगी वो इस प्योर का प्योर सॉल्वेंट ए का या प्योर सॉल्यूट ए जो भी है उसका वेपर प्रेशर होगा। पी ए नोट से, प्योर का हम नोट से डिनोट करते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना, आपने ए और बी दो सॉल्यूट लिए हैं, ठीक है, सॉरी, ए और बी आपने दो लिक्विड लिए हैं सोल्यूशन में, तो यहाँ पहले से मानकर चलें कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी के कंपेयर में हायर है, हमने माना है यहाँ पर, आप बी का भी मान सकते थे। फिर हम यहाँ बी का केस देखेंगे, यहाँ प्योर बी देख रहे हैं हम, तो उस टाइम पर उसका वेपर प्रेशर पी बी नोट से डिनोट करोगे। ठीक है, अब आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ए बी दोनों के मॉलिक्यूल हो गए सरफेस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा जाएगा, ठीक है, जिसमें हम पी ए से डिनोट करेंगे ए के प्रेशर को और पी बी से डिनोट करेंगे बी के प्रेशर को। समझ में आ रही है चीज़? जब ये प्योर में थे तो नोट लगाकर डिनोट कर रहे थे, अब ये सोल्यूशन में आ गए तो नोट हट जाएगा, पी और पी बी से डिनोट करते हैं, वही कंडीशन चल रही है।
कि पीए का जो वेपर प्रेशर था वो पीबी के कंपेयर में हमने हायर लिया था। ठीक है, अब रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूट जो भी प्रेजेंट है आपका लिक्विड, उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ए के रेफरेंस में देखते हो तो ए का वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन स्टेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए। मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो पी ए नोट करके आपने कॉन्स्टेंट लगाया, ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। फिर बी के रेफरेंस में देखते हो तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी, बी के जो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो पी बी नोट निकल कर आया। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर अगर आप देखते हो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए सोल्यूशन स्टेट में ए का प्रेशर प्लस पी बी सोल्यूशन स्टेट में बी का प्रेशर, यही होगा ना। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? पी ए नोट एक्स ए, और पी बी की जगह पी बी नोट एक्स भी लिख सकते हो। क्लियर होती है ये चीज़? ये पी टी आया हमारा। अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे अपनी इक्वेशन को। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में कि जितने भी आपके पास सब्सटेंस हैं 1 2 3 जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल 1 के इक्वल आता है। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ही यहाँ पर वॉलेटाइल सब्सटेंस थे, उनके रेफरेंस में हम देखेंगे तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन प्लस एक्स बी के मोल फ्रैक्शन, तो टोटल मोल कितने आ जाएंगे? 1 के इक्वल आएंगे सोल्यूशन के टोटल मोल। ध्यान में रखना, इसके और इसके मोल फ्रैक्शन अगर जुड़ेंगे तो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, और अगर आपके पास एक्स ए की अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो 1 में से एक्स बी के मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है तो 1 में से एक्स ए के मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं हम। पी ए नोट एक्स ए लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब पी बी नोट आप यहाँ पर एक ही लिक्विड के मोल फ्रैक्शन लेकर आने थे आपको। ठीक है, तो आपने एक्स बी को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 माइनस एक्स ए से। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं। ठीक है, दोनों सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन टोटल 1 के इक्वल होता है मोल, तो यहाँ पर आपको एक्स बी को एक्स ए के इक्वल करना था तो 1 माइनस एक्स ए कर दिया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी यहाँ पर। क्लियर होती है चीज़? क्यों किया ये भी हमने यहाँ लिख लिया। आगे चलते हैं, पी ए नोट एक्स ए आ गया प्लस पी बी नोट, और इसको क्या लिख सकते हो आप? पी बी नोट माइनस एक्स ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे और सिंप्लीफाई किया हमने इक्वेशन को, पी बी नोट प्लस पी ए नोट एक्स ए माइनस पी बी नोट एक्स ए, इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख लिया हमने सेम इक्वेशन को। आगे चलते हैं हम इसे, पी टी हमारा जो टोटल प्रेशर इक्वल होगा पी बी नोट प्लस यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया? एक्स ए कॉमन ले लिया, एक्स ए कॉमन लिया तो पी ए नोट माइनस पी बी नोट मिला। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। इस तरह दो इक्वेशन मिली आपको। एक फर्स्ट इक्वेशन आपको प्योर ए से मिली, सेकंड इक्वेशन प्योर बी से मिली है, और थर्ड इक्वेशन आपको इनके सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से मिली है। याद रखेंगे ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन निकल कर आई है, पीटी यानी टोटल प्रेशर इक्वल्स टू द पीबी नोट। पीबी नोट क्या है? यहाँ पर जो आपका लिक्विड बी है उसका प्योर स्टेट में प्रेशर प्लस एक्स ए यानी जो आपका ए है उसके मोल फ्रैक्शन, पी ए नोट ए का लिक्विड ए का प्योर स्टेट में प्रेशर, पी बी नोट बी का प्योर स्टेट में प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अब आप क्या कंक्लूजन निकालते हो इस इक्वेशन थर्ड से? देखो, पहला कंक्लूजन है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो, मोल फ्रैक्शन इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही कंपोनेंट के आए, ए के, तो आप कहोगे कि टोटल वेपर प्रेशर एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के से रिलेट करता है। उसके बाद सेकंड है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली वेरी करता है। लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करते हो आप। ठीक है, तो जो आपका सोल्यूशन है वो डिक्रीज या इंक्रीज होता है उसका वेपर प्रेशर। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे कंक्लूजन होते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है अपना इन तीनों इक्वेशन को लेकर। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करोगे? देखो यहाँ चलो, ये फर्स्ट ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्योर स्टेट में लिया है, ये ए के मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये ए का वेपर प्रेशर है। क्लियर होती है ये चीज़? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है प्योर स्टेट में, उसी के उसी के मोल्स हैं सिर्फ एक है, तो वो एक्स ए बराबर 1 ही आएगा हमारे पास। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आएंगे। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पर देखो,
जब ए के मान लो आपने सोल्यूशन ए के कोई मोल फ्रैक्शन नहीं थे, एक्स ए बराबर 0 था, तो वेपर प्रेशर भी ऑब्वियसली 0 होगा जब मोल्स ही नहीं है कुछ स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, जैसे भी आपने सोल्यूशन लिया तो वेपर प्रेशर 0 था। जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन की को बढ़ाते गए, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। जब इसके का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो गया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास सोल्यूशन में एक ही के मोल्स हैं, एक ही कंपोनेंट के मोल्स हैं, तो उस कंपोनेंट का जो प्रेशर है टोटल वो उसका प्योर प्रेशर कहलाएगा। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर एक्स ए बराबर आपका 1 आ जाता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ जाता है, तो आपके पास ए का जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ पर पी ए नोट से डिनोट करेंगे। क्लियर है ये चीज़? इसी तरह आप बी प्योर बी लेकर चलते हो आप, ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ है, एक्स बी बराबर 0। जब स्टार्टिंग में आपके 0 मोल्स थे, धीरे धीरे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते गए, एक्स बी बराबर 1 तक पहुँचे, आपके पास सोल्यूशन में सिर्फ एक ही लिक्विड है, एक्स बी बराबर 1 तक पहुँचे, तो आप समझ गए कि अब जो टोटल प्रेशर आएगा वो इसी का प्रेशर होगा, बी का प्योर प्रेशर होगा। क्लियर है ये चीज़? हमने यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे, हम पी ए का जो वेपर प्रेशर था वो हायर लेकर चले थे, ठीक है, इसीलिए हमने पी ए नोट की जो ग्राफ है थोड़ा हायर बनाया है। क्लियर होती है ये चीज़? अब हम दोनों ग्राफ को कंबाइन करने वाले हैं, कंबाइनिंग बोथ द ग्राफ, दोनों ग्राफ को हमने कंबाइन किया, कंबाइन कर लिया हमने, ठीक है। ये एक्स ए वाला ग्राफ है, ऐसे कैसे लेकर आपने दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दिया। क्लियर हो गई? ये फर्स्ट वाला ग्राफ जा रहा है आपका और ये सेकंड वाला ग्राफ इस तरह ले आए आप, ठीक है। अब देखो, इन द अबाउट डायग्राम वी कैन ऑल्सो एड द ग्राफ फॉर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। आप अपनी थर्ड इक्वेशन का ग्राफ, आप ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेकर आए हो, प्योर स्टेट का ग्राफ लेकर आए हो, आपको सोल्यूशन स्टेट का, क्योंकि आप पढ़ी सोल्यूशन ले हो तो सोल्यूशन स्टेट का आपको ग्राफ चाहिए, वेपर प्रेशर का ग्राफ, तो उसको आपको लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड इफ यू पुट एक्स ए बराबर 0, इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। इसमें अगर आप एक्स ए बराबर 0 रखते हो, यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन 0 अगर रखते हो आप, क्या हो जाएगा आपका पी टी पी बी नोट के बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है ना थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इफ यू पुट एक्स ए बराबर 1, अगर आपने एक्स ए बराबर 1 लिख दिया, ठीक है, 1 के इक्वल रख दिए टोटल एक्स ए के मोल, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ये यहाँ से क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ तो आपने एक्स ए बराबर 0 और एक्स ए बराबर 1, जब एक्स ए बराबर 0 रखा तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया आपका, पी बी नॉट के बराबर आ गया, इसके बराबर, ठीक है। और उसके बाद आपने जब एक्स ए बराबर 1 रखा तो टोटल वेपर प्रेशर आपका पी ए नॉट के बराबर आ गया, ये चीज़ कह रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे कैसे लाइन रख दोगे, जब एक्स ए नोट था तो आपका टोटल वेपर प्रेशर पी बी नोट के बराबर था, जब एक्स ए बराबर 1 हुआ तो टोटल वेपर प्रेशर पी ए नोट के बराबर हो गया, और इस तरह से हमें सोल्यूशन स्टेट की भी वेपर प्रेशर पता चल गया हमें, ठीक है। जहाँ पर लाइन 1 तो किसको रिप्रेजेंट करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को, लाइन 2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन थर्ड जो आपने देखी है ग्राफ में वो टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन स्टेट का वेपर प्रेशर, ग्राफ के थ्रू हमने समझा। ये हमारा फर्स्ट केस था, इस केस में हमने क्या लिया था, हमने ए को भी वॉलेटाइल लिया था और बी को भी वॉलेटाइल लिया था। अब आप ए को सॉल्यूट मानो या बी को सॉल्वेंट मानो, ओके, डजंट मैटर। अब दूसरा केस कल हम जब डिस्कस करेंगे, जिस रोल्स लॉ को हम समझेंगे, तो वो केस, उस केस में हमें कोई एक कंपोनेंट वॉलेटाइल लेना होगा, दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल लेना होगा, तब हम देखेंगे कि ये ग्राफ किस तरह का आएगा। आपको ये ग्राफ ध्यान में रखना है, कब मिल रहा है आपको ये ग्राफ, जब आपने सोल्यूशन में प्रेजेंट दोनों लिक्विड जिनसे आप सोल्यूशन बना रहे हो दोनों वॉलेटाइल थे, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ओके, क्लियर होती है चीज़, कल सेकंड केस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।